वीरता के व्रत से विभूषित महाराणा प्रताप पन्नाधाय और पद्मिनी की वंशजा मैं कनिष्का शर्मा मरुभूमि राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए युवा भारत युवाओं का नेतृत्व सतत भविष्य की ओर अग्रसित विषय पर विचाराभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। मान्यवर, हम सब वही युवा हैं जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए शासक बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हम सब वही युवा हैं जो आने वाले भारत के भविष्य के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, अफसर, नेता, अभिनेता बनकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जरूरी नहीं कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पर ही चढ़े, चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। और यह भी जरूरी नहीं कि देश की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर घोड़े पर ही दौड़ें, हिमा दास की तरह मेडल लेकर ट्रैक पर भी दौड़ सकती हैं। जी हाँ श्रीमान, आज हमारे देश का लगभग 65% हिस्सा युवाओं का है। मेरे विचारों में ये युवा आपदा को अवसर में परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता है, यदि हमारे बड़े बुजुर्ग रखता है। इतना ही नहीं बल्कि हमारे देश के अनेक युवा लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया के सिद्धांतों पर चलकर भविष्य को उज्जवल बनाने में योगदान दे रहे हैं। अग्निवीर योजना के बाद तो हमारे पास भविष्य में आर्मी से प्रशिक्षित युवाओं की फौज तैयार हो जाएगी और जब भी देश को जरूरत पड़ेगी ये नौजवान अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर रहेंगे। तब हम गर्व से कह सकेंगे, धधक धधक धधकेगा अब के अग्नि का अंगारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 65% युवाओं के नेतृत्व की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। जी हाँ श्रीमन, जिस दिन से इस देश का युवा दृढ़ संकल्पित हो जाएगा, जिस दिन से इस देश का युवा शिक्षा, चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी ज्ञान, साहित्य आदि सभी क्षेत्रों के माध्यम से देश की उन्नति के लिए योगदान देगा, जिस दिन से इस देश का युवा आपकी, 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 मेरी, हम सब की आवाज को बात, बात को विचार, विचार को योजना और योजना को धरातल पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का दृढ़ निश्चय कर लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा स्वामी विवेकानंद, कलाम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को दिल की गहराइयों से अपना लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा अपने आंतरिक कौशल और नवाचारों की क्षमता को पहचान लेगा, जिस दिन से इस देश का युवा कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, मेहनत, लगन, देशभक्ति आदि के भावों को दिल की गहराइयों से अपना लेगा, उसी दिन से उभर रहा होगा हम सबके सामने अखंड, अद्भुत, अद्वितीय, श्रेष्ठ, संपन्न, मजबूत, विकसित, सतत भारत का भविष्य। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, राष्ट्रीय एकता, एकजुटता, सबके साथ और विश्वास के साथ सार्थक हर प्रयास होगा और युवाओं के नेतृत्व से सतत भविष्य की ओर अग्रसित होते 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 एक दिन पुनः विश्व गुरु का खिताब भारत के ही पास होगा। जब तक सूरज चांद रहे तब तक हिंदुस्तान रहे। जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान, जय जय हिंदुस्तान। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमालयश्चैव दक्षिणम तद भारतम नामम भारती यत्र संतति। इसका मतलब है, अर्थात उत्तर समुद्र, हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय है तथा दक्षिण में समुद्र, और इस भारत देश में रहने वाले हम सभी भारतीय यहाँ रहते हैं। नमस्कार, यहाँ उपस्थित महानुभाव एवं यहाँ उपस्थित युवा शक्ति, मैं अक्षता मानसी माधव देशपांडे, कुंभ क्षेत्र, नासिक, महाराष्ट्र से आप सभी के समक्ष पेट्रियाटिज्म एंड नेशन बिल्डिंग इस विषय पर विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। पेट्रियाटिज्म, राष्ट्रभक्ती, आखिर क्या है? महाराज आधी लग्न कोंढाण्याचं आणि मग माझ्या रायबाचं। जब तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य का सपना अपने कंधों पर उठाते हैं, वो है असली देशभक्ति। जब जमशेदजी टाटा देश में रोजगार के सृजन हेतु अपनी स्वयं की संपत्ति समर्पित कर देते हैं, वो है असली देशभक्ति। ये देशभक्ति कोई ऐसी बहुत बड़ी संज्ञा नहीं है। देशभक्ति तो सिर्फ नेशन फर्स्ट, सेल्फ लास्ट, ये एक भावना है। हमारे भारत देश में जो स्वातंत्र्यवीर सावरकर है, वो कहते हैं, देह और देव के बीच देश आता है और उस देश का हम सभी को देना लगता है।
इसी समर्पित भावना के तहत कोरोना काल में हमारे भारत देश में जो युवा थे, वो हमारे गली मोहल्ले के युवाओं ने सारे प्रवासी मजदूरों को खाना दिया। हमारे आज के छोटे विद्यालयों के बच्चे भी अपना सारा कचरा कूड़ेदान में फेंक रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत। उसी तरह आम प्रचारों का जो मतदान है वो भी बढ़ रहा है। तो ये सारी बातें हमें दिख रही है कि हमारे भारत में कितनी प्रगति हो रही है। मुझे इस बात पर तो कोई आशंका ही नहीं है कि हम सभी देशभक्त हैं या नहीं। हम सभी देशभक्त हैं, पर हम सभी को हमारी इस देश प्रेम को, देशभक्ति को देश शक्ति में परावर्तित करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी यही देश शक्ति हमें राष्ट्र उत्थान की तरफ लेके जा सकती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, वी वॉन्ट नेशन बिल्डिंग अ पीपल्स मूवमेंट। हमें राष्ट्र उत्थान के लिए जन भागीदारी की आवश्यकता है। हमारे भारत देश में तो वैसे हम सभी काम कर रहे हैं राष्ट्र उत्थान के लिए। हम सब इस देश के युवा हैं। यह ब्रह्मांड जो चीज़ें सिर्फ सोच सकता है वो हम कर सकते हैं। हम इस देश की युवा शक्ति है, और इसी युवा शक्ति के तहत हमें इस देश के लिए बहुत सारे ऐसे काम करने हैं जो हमें देश के उत्थान की तरफ ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ जितेंद्र अग्रवाल, तिलक मेहता, श्री लक्ष्मी सुरेश जैसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टअप्स के तहत इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इंडियन इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल 84% लोग अपने देश ये मानते हैं कि वो देश की समस्याओं को सुलझा सकते हैं, और इसी के साथ हम सभी को काम करना चाहिए। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो ये तो सफल है कि जिस देश के पास पर्यावरण होगा वही देश संपन्न होगा। तो हम सभी युवाओं का ये काम है कि हम सभी को पर्यावरण को बढ़ाना है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण सिर्फ पर्यावरण से ही बढ़ सकता है। तो चलो हम सभी संकल्प करें, वयम राष्ट्रे जागृयाम। इसका अर्थ है कि हम सभी को हमारे राष्ट्र को जीवित रखना है, जागृत रखना है, जिसके तहत हम सभी अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण कर पाएंगे। जय हिंद, जय मां भारती। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूं। परम आदरणीय सभापति महोदय, मंचासीन निर्णायक मंडल समिति एवं उपस्थित मेरे प्यारे साथियों, मैं आरक्षी खुशबू चौहान, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज सदन की राय से असहमत होते हुए वक्ता विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अधजले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश से उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूं। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी मां अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बगलों की आकाओं की नाकफनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। परंतु आज मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय, भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है। वो ये जानते हैं कि चाहे एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोष को लगे, दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, ना ही तिल का ताड़ बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी। और महोदय, मानवाधिकार के तले
किसी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है। क्योंकि महोदय, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं, और एक वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं। जो हाथ बांध दे सेना के, ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। महोदय, आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों, इन पत्थरबाजों से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी, और यदि इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। और महोदय, अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज ये सोचता है कि चाहे सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए। क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है। अरे हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ। परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। महोदय, अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, जहां आज भी रात के 12 बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश से मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से कभी नहीं निपटा जा सकता। मानवाधिकार के नाम की दुहाइयां देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से शोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। मैं जो आप सब जानते हैं, मैं एक छोटी सी गांव से आई हूँ, जहाँ कोई भी ऐसी, मैं जो पैदा हुई थी, जन्म ली थी 1958 में, वहाँ कोई भी ऐसे सुविधा नहीं थी। गांव के लोग, हम ये 3 लोगों को भगवान मानते थे, टीचर, डॉक्टर और लॉयर्स। टीचर को ओडिया में एक प्रोवर्ब कहते हैं, गुरु को न मानी बनोरो गुरु ही न साक्षात ईश्वर। गुरु एक मनुष्य नहीं, ये साक्षात ईश्वर है। और डॉक्टर को भगवान मानते थे क्योंकि वो जीवन दाता है। डॉक्टर और लॉयर्स के पास कितने टाइम लोग जाते हैं जो अब परेशान में होते हैं, दुख में, परेशान में। जिंदगी या उनके पास जो भी हो, धन दौलत जमीन जो भी जायदाद देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम लोग परेशान से थोड़ा पार करो। जो मैं एमएलए बनी तो भाग्य से मुझे होम स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। मुझे पूरा राज्य में जितने भी प्रिजन, जितने भी जेल था, मुझे घूमने को मौका मिला। ऐसे नहीं कि मुझे भेजा गया, मैं जानना चाहती थी वहाँ लोग कौन लोग वहाँ होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे कैसे परेशानी में, क्यों, क्या वो गुनाह किया, क्या क्राइम किया, क्यों यहाँ पड़े हैं। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से जिंदगी वहाँ वो बिता रहे थे। आप सब जानते हैं स्टैंडिंग कमेटी का काम है रिपोर्ट देना। मैंने आके सभी होम डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स को मैं बुलाती थी, मीटिंग करती थी, डीजीपी को कहती थी, सीएम को जाके अपना जो भी अनुभव मैं बताती थी। थोड़ा बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो मैं चाहती थी वो नहीं हो पाया। लेकिन भाग्य से मुझे गवर्नर बनाया गया। इसी तरह की ऐसे पीछे वाला स्टेट में, जैसे कि ओडिशा जैसे पीछे है, ऐसे ही
मुझे झारखंड में बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। मुझे एक मौका मिला कि सुप्रीम हाई कोर्ट जजों के साथ एक जज यहीं पे, हाई कोर्ट जज यहीं पे बैठे हैं, बोस जी, मैंने देख रही हूँ। 4-5 ऐसे चीफ जस्टिस के साथ मुझे काम करने का, वार्ता करने का मुझे मौका मिला। वीरेंद्र सिंह मुझे तो शपथ दिलाए थे, उनसे भी मैं बात की, लेकिन वो ज़्यादा दिन उनका हो गया टेन्योर, तो मेरे साथ नहीं काम किया। लेकिन 2-3 इनके साथ भी बात की, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन नहीं, वो तो यहाँ आ गए। लेकिन ऐसे 2 सुप्रीम कोर्ट जज, एक है पीके महंती और एक है डीएन पटेल। डीएन पटेल तो सुप्रीम कोर्ट की जज तो नहीं, हाई कोर्ट की ये तो जज तो नहीं बन पाई ये, तो फिर इंचार्ज थे। लेकिन वो बहुत ही, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। मुझे पता नहीं आपका क्या ख्याल है, मुझे तो उनके ऊपर बहुत अच्छा ख्याल है। मैं अपनी बातें मैंने कहने लगी, तो क्योंकि मैं थोड़ा उनको, उनके लिए कुछ करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कौन लोग हैं जेल में, कौन लोग हैं, ना उनको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, ना उनको प्रियम्बल के बारे में पता है, ना फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पता है। थोड़ा बहुत कुछ कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया। आप जानते हैं वहाँ के लोग थोड़ा खाने पीने में, दूसरा चीज़ खाने पीने में माहिर होते हैं, है ना। थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कर दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या क्या दफा लगा दिया जो लगाना नहीं चाहिए। लेकिन वो सब, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारा होता है, तो ये सालों साल उनको छुड़ाते नहीं है। उसका कारण जो भी बचा कुचा है ना घर पे, जमीन जायदाद, जो भी अपना यूटेंसिल, वो खत्म हो जाएगा, इसीलिए जाते नहीं, छुड़ाते नहीं। मैंने बोली इनके लिए तो कुछ करना होगा। केवल सिविल जो लोग ये नहीं है, आप जानते हैं गवर्नर चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी का केसेस भी, ये जितने भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जितने प्रोफेसर कोर्ट का चक्कर लगाते रहते हैं, क्लास में टीचर नहीं होते, क्योंकि रोज चक्कर सालों साल, ये क्या हो रहा। तो मैंने बोली कुछ तो करना चाहिए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, वहाँ तो अपना एक संस्था बना है झालसा, है ना, उसके जरिए वो एक दिन में ऐसे काम किए, दिन रात, एक दिन में वो शायद 5,000 होगा। एक बार पीके मिश्रा, उन दिनों यहीं पे चीफ जस्टिस थे, उनको बुलाया गया, एक दिन में 5,000 केसेस वो ख़त्म कर दिए। सेकेंड टाइम फिर ऐसे ही लिए आपका हायर एजुकेशन का, वहाँ का भी उनको लिम का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। वो डीएन पटेल पूरा भागे भागे आई, हम लोगों को ये किया, मुझे ऐसे करते रहो, क्योंकि उन लोगों को इतने साल गुनाह किया है कि नहीं किया है, ट्रायल पे अभी तो है। मैंने बोली ABCD कुछ करो, A20 ऐसी कैटेगराइज करो, उनका ख़त्म करो। ये सरकार के ऊपर ये बोझा बनते हैं। हम उनको, ये तो अभी तो ह्यूमन राइट्स भी है, आके उनको हम स्किल्ड करा सकते हैं। बाहर भी वो आना नहीं चाहते, क्योंकि बाहर आके समाज उनको बुरा मानेगा। इसीलिए मैं इस चीज़ को आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये क्यों नहीं जाते हैं गांव के लोग छुड़ाने के लिए। बहुत सारे लोग क्या क्या करते हैं पता नहीं, जिंदगी ही खत्म कर देते हैं, लेकिन बाहर में घूमते हैं। इसके लिए आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि ये जो 3 जो स्तंभ है, 3 जो विंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, कहीं कहीं जनसाधारण के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, तो कहीं कहीं सबका मन, सबका सोच एक होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए।
जैसे जैसे लोग पहले तो गांव में हर चीज़ ख़त्म होता था, बहुत सारी चीज़ें जी बहुत सारे सोसाइटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें गांव में ही ख़त्म हो रहा है। आज छोटी छोटी बात में लोग जाते हैं, उसको कुछ किया जा सकता है, बैठ के बात करना है। और उसको मुझे लगता है लोगों को, हम लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, इसीलिए लोगों के लिए सोचना हम लोगों का काम है। आप लोग सब यहाँ जो बैठे हैं बहुत अनुभवी, बहुत ज्ञानी गुणी जजेस बैठे हैं, आपको सोचना है, हम सबको एक रास्ता निकालना है। कि कहते हैं आजकल तो और ज़्यादा जेल बहुत सारे इतने ओवर क्राउडेड हो गए, और सारा बहुत सारे प्रिजन बनाना होगा। अरे हम ये आगे जा रहे हैं, हम विकास की ओर जा रहे हैं, फिर और ज़्यादा जेलें बनाने का ये क्या जरूरत है? आओ चलो चलकर आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अरे अभिव्यक्ति आजादी की लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ ली हमने, आओ राष्ट्रहित में चलकर कुछ बात करते हैं। नमस्कार, मैं अक्षता मानसी माधव देशपांडे, कुंभ क्षेत्र नासिक महाराष्ट्र से मंचस्थ मान्यवर एवं यहाँ उपस्थित युवा शक्ति का मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र में स्वागत करती हूँ। आज मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लक्ष्मण रेखा का इस विषय पर अपने विचार रखने आई हूँ। अभिव्यक्ति यानी विचारों का प्रकाशन। ये विचार तो अमर्याद है, ये विचार मन की लीला है, परंतु इन विचारों पर मर्यादा का होना भी आवश्यक है। इन्हीं विचारों के प्रकाशन हेतु भारतीय संविधान तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था ने अनुच्छेद 19 के तहत हमें अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया है। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडाइसेस के अनुसार विश्व के केवल 165 देशों ने ही अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। हाँ, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य से बोले तो हमारे लिए केवल अधिकार नहीं, अभी तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता भी है। परंतु आज के इस युग में हमें यह समझना आवश्यक हो गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी सत्य से विद्रोह नहीं। जहां स्वतंत्र पूर्व भारत में हमारे पत्रकारों ने अपनी कलम की तलवारों से हमारे नागरिकों को जागरूक किया, वहीं आज के इस समय में हमारे वही पत्रकार किसी न किसी एक विचारधारा के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। केरला हाई कोर्ट के अनुसार फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट लाइसेंस टू अब्यूज जस्टिस सिस्टम विथ योर हाफ बेक्ड फैक्ट्स एंड लिटिल नॉलेज अबाउट जुडिशियरी। अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो गत 7 वर्षों में अभिव्यक्ति के नाम पर देश में हिंसा का प्रसार 500% से बढ़ गया है। मित्रों, हमें रचनात्मक आलोचना और अपमान के बीच का अंतर समझना होगा। We need to understand that freedom of speech comes with responsibility. हाँ, आज हमारे पास अभिव्यक्ति तो है, पर उसकी लक्ष्मण रेखा का है, क्योंकि मर्यादा से परे स्वतंत्रता भी परतंत्रता ही कहलाती है। जब हम लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं तो हमारा ये भारतवर्ष शालीनता, सभ्यता तथा नैतिकता का प्रतीक है। इसी नैतिकता के आधार पर हम सभी भारतीयों को अपने विचारों के प्रकाशन से पूर्व परीक्षण की आवश्यकता है। आज समाज की वो धूर्त विचारधारा जो अभिव्यक्ति की लहराती पताका को धर्म ध्वजा बताकर उसके आड़ में दुष्प्रचार कर रही है, ऐसे प्रवाह से न केवल हमारे भारत को अभी तो संपूर्ण विश्व को बचाने के लिए हमें स्वयं लक्ष्मण रेखा बनना होगा। हम सब इस देश के युवा हैं। यह ब्रह्मांड जो चीजें सिर्फ सोच सकता है वो हम कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ, इसी स्वनिर्धार के साथ हमें स्वयं लक्ष्मण रेखा बनना होगा और भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता का रक्षण करना होगा। चलो, आजादी मिलना तो भी थोड़ा सरल था, आजादी मिलना तो भी थोड़ा सरल था, पर उसे निभाना और भी कठिन है। अरे विचारों की अभिव्यक्ति तो यूं ही मिल गई हमें, विचारों की अभिव्यक्ति तो यूं ही मिल गई हमें, पर उसकी लक्ष्मण रेखा हम स्वयं हैं, हम स्वयं हैं, हम स्वयं हैं। जय हिंद, जय मां भारती।